नमस्कार साथियों, हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। साथियों, ह्यूमन ब्लड टॉपिक जो है ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसके इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में भी है। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, ध्यान से सुनें और होश के साथ साथ अगर नोट कर सकते हैं तो इसको साथ साथ नोट भी कर लें। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। ध्यान दीजिए ये क्या है। मानव रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। ह्यूमन ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजी। ठीक है, कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजी। कनेक्टिव क्या होता है? जो बाकी टिश्यू को, अदर टिश्यूज को या फिर अदर ऑर्गन्स को सपोर्ट करे या फिर प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अदर ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के जो बाकी अंग हैं उनको प्रोटेक्ट करे या फिर उनको सपोर्ट करे, उसको बोला जाता है कनेक्टिव। और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? जो 2 या 3 या ज़्यादा कोशिकाओं के मेल से बना होता है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ह्यूमन ब्लड क्या है? ह्यूमन ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी उत्तक। ठीक है, मानव रक्त क्या है? मानव रक्त एक संयोजी उत्तक है जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना है। मानव रक्त एक संयोजी उत्तक है जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर है रेड। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा। और टेस्ट कैसा है मानव रक्त का? इसका टेस्ट होता है साल्टी, मतलब कैसा है? नमकीन। मानव रक्त एक संयोजी उत्तक है, इसका कलर लाल है, ये डेंस है मतलब गाढ़ा है, और इसका टेस्ट कैसा है? इसका टेस्ट है साल्टी। इट इज इनट्रांसपेरेंट फ्लूइड। इनट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार न देख सकें, जिसके आर पार न देख सकें, मतलब अपारदर्शी। तो मानव रक्त कैसा है? मानव रक्त अपारदर्शी फ्लूइड है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है हमारे शरीर में? इट इज 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। मानव रक्त की पीएच वैल्यू कितनी है जी? मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 है। और मेल के अंदर लगभग कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, मेल के अंदर मानव रक्त कितना मेल के अंदर रक्त की मात्रा कितनी है? लगभग 5 से 6 लीटर। और फीमेल में कितनी है? लगभग 4.5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, मानव रक्त की क्वालिटीज़ क्या है? ध्यान दीजिए, मानव रक्त एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब होता है जो बाकी टिश्यू या बाकी ऑर्गन्स को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसका कलर कैसा है? लाल है। ठीक है, गाढ़ा है ये, और ये टेस्ट में कैसा है? साल्टी होता है, नमकीन होता है। मानव रक्त अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब क्या है? जिसके आर पार दिखाई ना दे। ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4। और मेल के अंदर लगभग कितना रक्त पाया जाता है? 5 to 6 लीटर। फीमेल में लगभग कितना पाया जाता है? 4.5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव रक्त के 2 अंग हैं, 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। एक है प्लाज्मा और एक है कार्पोस्कल्स। एक है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है कार्पोस्कल्स। ठीक है, प्लाज्मा को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। कार्पोस्कल्स को बोला जाता है जी कणिकाएँ। कार्पोस्कल्स को क्या बोला जाता है जी? कणिकाएँ। आपने जैसे कि कभी सुनी होंगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर ब्लड प्लेटलेट, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, और क्या है? रक्त बिंबाणु। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्पोस्कल्स बोलते हैं। वो आपके पास कार्पोस्कल्स होती हैं, कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है जी? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, जो रक्त के अंदर ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या चीज़ है? इस ब्लड प्लाज्मा को देखिए। ब्लड प्लाज्मा इज नॉन लिविंग। ब्लड प्लाज्मा इज नॉन लिविंग फ्लूइड पार्ट, मतलब ये अजीवित पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त का कैसा पार्ट होता है? अजीवित पार्ट होता है। ठीक है, ब्लड में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? 55 से 60% पाया जाता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलोइश, मतलब इसका कलर हल्का पीला होता है। इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स।
ठीक है, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है ये। एंड डाइजेस्टिव फूड स्टफ, डाइजेस्टिव फूड स्टफ जैसे कि हमें पता है विटामिन्स वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, जो आपने 7 टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट पढ़े हुए हैं, उन सभी का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट किसका करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव फूड स्टफ। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर होती है जी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता। ये क्या करेगा? रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इट मेंटेन थर्मल बैलेंस ऑफ बॉडी। थर्मल बैलेंस का मतलब होता है टेम्परेचर, हमारे शरीर के टेम्परेचर का कंट्रोल करता है। अगर शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या काम करेगा? उस थर्मल बैलेंस को कैसे मेंटेन करेगा? तो जैसे कि स्किन से क्या होता है? पसीना आता है, तो इस पसीना आने में हेल्प कौन कर रहा है? हमारी प्लाज्मा कर रहा है। अगर शरीर के अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये उसका थर्मल बैलेंस कैसे बनाए, उस तापमान का नियंत्रण कैसे करेगा? ठीक है, उससे क्या होगा? पसीना आएगा, पसीना शरीर से बाहर आ जाएगा तो शरीर के तापमान का नियंत्रण बन जाएगा। इट हेल्प क्लॉटिंग एंड वाउंड हीलिंग। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाना। चोट लग जाती है, चोट लगने के कुछ देर बाद रक्त का थक्का जम जाएगा, उसको क्या बोला गया? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन कर रहा है? प्लाज्मा कर रहा है। और वाउंड फीलिंग का मतलब क्या होता है? घाव भरना। ठीक है, प्लाज्मा के फंक्शन क्या है या इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है? प्लाज्मा इज नॉन लिविंग, इट इज़ अबाउट 55 to 60%। प्लाज्मा एज विथ पार्ट होता है। ठीक है, रक्त का 55 से 60% होता है। इसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। ये क्या काम करेगा? हार्मोन्स और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा? ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, ये हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, और ये क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, और घाव को भरने में सहायक है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा कंटेन्स। प्लाज्मा में क्या क्या है? प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लाज्मा में जैविक और अजैविक तत्व पाए जाते हैं, या ये कह लीजिए कि कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक तत्व पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? ध्यान दीजिए, ये MCQ इसमें काफ़ी बन जाते हैं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा कितनी है जी? लगभग 92% है। प्रोटीन कितना होता है? लगभग 7% होता है। साल्ट कितना है? 0.9% है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.1% होनी चाहिए। ध्यान से देखिए दोबारा से, प्लाज्मा के अंदर पानी कितना होता है जी? 92%। प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी है? 7%। प्लाज्मा में साल्ट कितना है? 0.9%। और प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.1%। नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, ब्लड कार्पुस्कल्स। ठीक है, ब्लड कार्पुस्कल्स। ठीक है, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, ध्यान दीजिए, कई बार आप एक वर्ड पढ़ते हो ब्लड सेल, RBC। कई बार RBC की फुल फॉर्म हम बता देते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होते हैं कार्पुस्कल्स। RBC की फुल फॉर्म बनती है रेड ब्लड कार्पुस्कल्स। कार्पुस्कल्स और सेल में के अंदर अंतर क्या है? देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्वालिटी होती है। कुछ सेल की क्वालिटी ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकती हैं। कुछ सेल की क्वालिटी ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकती हैं। कुछ की क्वालिटी है कि वो एक ही जगह पर रहती हैं, रिजिड रहती हैं। तो हमारे रक्त के अंदर जो सेल होती हैं उनकी क्वालिटी क्या है कि वो एडी से लेके चोटी तक बहती हैं। उनके अंदर क्या होता है? फ्लो होता है। तो सेल्स विच हैव फ्लोइंग नेचर आर नोन एज कार्पुस्कल्स। RBC को हम क्या बोलेंगे? कार्पुस्कल बोलेंगे। सभी कार्पुस्कल सेल होती हैं, लेकिन सभी सेल कार्पुस्कल नहीं होती। ध्यान देना, सभी सेल कार्पुस्कल नहीं होती। ठीक है, जो सेल फ्लो कर सकती हैं केवल उन्हीं सेल को क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा कार्पुस्कल्स। ठीक है, तो कार्पुस्कल्स कितनी होती हैं? लगभग 40 से 45% होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा कितना था? लगभग 55 से 60% प्लाज्मा होता है। मनुष्य के रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? लगभग 55 से 60% होता है।
ठीक है। और जो ब्लड कार्पोस्कल्स कितनी होती हैं, लगभग 40 से 45% होती हैं। कितने प्रकार की हैं जी, 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सी है, ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम पूछ लिया जाता है, क्या है जी, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम है जी एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम है जी ल्यूकोसाइट्स। और ब्लड प्लेटलेट को हिंदी में बोला जाता है रक्त बिंबाणु। इसका बायोलॉजिकल नेम है जी थ्रोम्बोसाइट्स। इसका बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। आपने सुना होगा कई बार बोल देते हैं, जैसे कि जो डेंगू के बुखार में बोल देते हैं कि डेंगू हुआ है, क्या हुआ जी, प्लेटलेट कम हो गई। ठीक, प्लेटलेट कम हो गई, तो वो आपके पास, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट ये हैं, इनका बायोलॉजिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू पेपर में किस टाइप के बनते हैं। किसी भी सेल का हमसे प्रोडक्शन पूछ लिया जाएगा, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, संख्या पूछ ली जाती है, लाइफ टाइम पूछ लिया जाता है, या कोई और अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी है, कोई इनकी स्पेसिफिक क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है। अगर एम्ब्रियो की बात की जाए, एम्ब्रियो होता है भ्रूण, माँ के पेट में जो बच्चा है, प्रेगनेंसी टाइम में जो बच्चा है, तो उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होगा, एम्ब्रियो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है जी लीवर में। एम्ब्रियो में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है जी लीवर में, ठीक है। और कहाँ होता है जी स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में बोला जाता है प्लीहा। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे प्लीहा, ठीक है। आरबीसी का प्रोडक्शन एम्ब्रियो में कहाँ होता है, एम्ब्रियो को हिंदी में बोला जाता है भ्रूण। इस भ्रूण में कहाँ होता है जी, सबसे पहले आंसर हम क्या देंगे, लीवर, ठीक है। लीवर क्या होता है, यकृत, और स्प्लीन क्या होता है, प्लीहा। और जन्म के बाद आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ठीक है। बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होगा, उस बच्चे में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है जी हिंदी में, मेरुरज्जु। बोन मैरो होती है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु कह लीजिए, या फिर इसको हम अस्थि मज्जा भी बोल देते हैं, ठीक है, अस्थि मज्जा। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, एम्ब्रियो की बात करेंगे तो लीवर में होता है, और किस में होता है, स्प्लीन में होता है। जन्म के बाद बच्चे में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है जी, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में। इसके अलावा लिम्फ नोड में, और लीवर में होता है, और किस में होता है, स्प्लीन में होता है। जन्म के बाद की बातें हैं ये। जन्म के बाद डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो, लिम्फ नोड, लीवर और स्प्लीन। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए किसी पेपर के अंदर 2 या 3 ऑप्शन इनमें से दे दिए जाते हैं, और फिर हमसे पूछ लेता है कि कोई एक आंसर हमने सेलेक्ट करना है। इनमें से 2-3 ऑप्शन दे दिए और ऑल ऑफ अबव वगैरह नहीं दे रखा है, तो ये आपके पास प्रायोरिटी केस है। सबसे पहले हमने आंसर सेलेक्ट करना है बोन मैरो। पूछ लिया गया डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन क्या कहाँ होता है, तो सबसे पहले आंसर देना है बोन मैरो, उसके बाद क्या है, लिम्फ नोड, उसके बाद लीवर, एंड एट लास्ट आंसर देना है स्प्लीन, ठीक है। प्लेटलेट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इनकी संख्या पूछ ली जाती है। आरबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4.5 मिलियन। आरबीसी की संख्या 4.5 मिलियन। 1 मिलियन अप्रोक्सीमेट 10 लाख के बराबर होता है। तो आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, 45 लाख के आसपास होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर। मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए, लगभग 45 लाख के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 से 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये वॉल्यूम की इकाई होती है, मिलीमीटर क्यूब। एक छोटा सा एरिया है, उस एक छोटी सी जगह है, उस जगह का वॉल्यूम, एक छोटा सा क्षेत्र है उसका वॉल्यूम, तो mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब से मापा गया। उसके अंदर इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 8000 से 10000 के बीच होनी चाहिए। और प्लेटलेट की मात्रा मनुष्य के शरीर में कितनी होनी चाहिए, लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। फिर हमसे पूछ लेता है कि इनका जीवन काल कितना है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। ध्यान दीजिए, मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल है 20 से 120 दिन। ऊंट की आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 600 दिन। ऊंट की आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 600 दिन। आरबीसी का जीवन काल मतलब क्या है कि ऊंट के शरीर में आरबीसी एक बार बन गई तो लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, लगभग 600 दिन।
आरबीसी जितने लंबे समय तक जिंदा रहेगी उसका वर्किंग स्टेमिना उतना ही ज़्यादा होगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक बार पानी पी लेता है, काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए वो आराम से रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसके शरीर में एक बार आरबीसी का प्रोडक्शन हो गया तो वो आरबीसी काफ़ी टाइम तक जिंदा रहती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में ऐसा केस नहीं बनता है। और ऊँट में 600 दिन जिंदा रहने का सेकंड रीज़न एक और भी है कि ऊँट की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ऊँट और लामा, कैमल और लामा, ये दो एनिमल ऐसे हैं जिनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। मनुष्य की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का जीवनकाल है 3 से 4 दिन और प्लेटलेट का जीवनकाल है 5 से 7 दिन। प्लेटलेट का जीवनकाल है 5 से 7 दिन। और ठीक है, ब्लड प्लेटलेट की एक और क्वालिटी है कि ये केवल ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं और हायर मैमल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट ह्यूमन बींग्स में और हायर मैमल्स में पाई जाती हैं। अगर आप इंसेक्ट वगैरह की बात करेंगे तो इंसेक्ट में नहीं है, पोरीफेरा वगैरह में नहीं है। ये इंसेक्ट, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा जो भी आगे आएंगे, जो भी हैं, इनको हम आगे करेंगे डिस्कस। इस चैनल पे क्या है, हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक्स का जो अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी आपकी जो है 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी साइंस का हम अध्ययन करेंगे और उसके एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। खास कर ध्यान रखना कि एनसीईआरटी, इस यूट्यूब चैनल पर हम एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा है कि हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को आप जो सब्सक्राइब करें। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ में बेल आइकन दिया होता है, बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, बेसिकली हम इसके ऊपर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। उसके बाद अगला केस है जी ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनती है? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनेगी? मनुष्य के रक्त के अंदर कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे रक्त के अंदर कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, ये नाम हैं जो इंग्लिश हिंदी ये नाम सेम होते हैं। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, मनुष्य के रक्त के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो ये जो आपके पास प्रोटीन हैं ये सब हेल्प करती हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। कैसे करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलके बनाएंगे थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलके बनाएंगे थ्रोम्बिन। पेपर में क्वेश्चन बना देता है कि विच मिनरल इज नेसेसरी, विच मिनरल इज नेसेसरी इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज लवण सहायक है? तो हम आंसर वहाँ पे क्या देंगे? वहाँ पे आंसर देंगे कैल्शियम। कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलके बना देंगे थ्रोम्बिन। फिर क्या होगा? थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन मिलके बना देंगे फिब्रिन। ठीक है, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन मिलके बना देंगे फिब्रिन। फिब्रिन प्लस ब्लड कार्पोस्कल्स, बेसिकली कौन? बेसिकली है ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल किसका है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल है रक्त बिंबाणु का। फिब्रिन और रक्त बिंबाणु मिलके क्या करेंगे? ये बना देंगे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बना देंगे। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड प्लेटलेट का मेन फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ठीक है, और कैसे बनेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलके बनाएंगे थ्रोम्बिन। फिर क्या होगा? थ्रोम्बिन के साथ मिल जाएगा फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन बना देंगे फिब्रिन। फिब्रिन प्लस ब्लड कार्पोस्कल्स बना देंगे जी क्या? ब्लड क्लॉटिंग। कौन से कार्पोस्कल्स मिलते हैं यहाँ पे? ब्लड प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी हेल्प टू इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स, ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी पचे हुए भोजन का ट्रांसपोर्ट करती है।
वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है, जिसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जिसका हम उत्सर्जन करते हैं मल मूत्र के रूप में, जिसका हम त्याग कर देते हैं, और ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन, ध्यान दीजिए प्लीज, आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, डॉक्टर ने 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम इस टाइप से कुछ बताया होगा, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है, हीम एक प्रकार का आयरन होता है, हीम एक प्रकार का आयरन होता है। हीम आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। ध्यान दीजिए यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार हम नॉर्मली किसी से पूछ लें कि खून का रंग लाल होता है क्यों होता है, तो वो क्या करेगा, जनरल आंसर दे देता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है क्यों, आंसर दिया जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन भी दे दिया जाए और हीम आयरन भी दे दिया जाए, तो फिर आंसर किसको लगाना पड़ेगा, आंसर लगेगा हीम आयरन के कारण। खून का रंग लाल होता है किसकी वजह से होता है, हीम आयरन के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, ग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल नहीं होता, ग्लोबिन का फंक्शन कुछ और है, उसको देख लेंगे। ठीक है, हीम आयरन की वजह से खून का रंग लाल होता है। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन क्या काम करेगी, ग्लोबिन प्रोटीन हेल्प इन स्ट्रक्चर ऑफ कार्पोस्कल्स। जो आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़ी है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़ी हैं, उनकी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है कौन, ग्लोबिन। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की स्ट्रक्चर बनाने में कौन हेल्प करेगा जी, उसमें हेल्प करेगा ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन आल्सो हेल्प इन स्ट्रक्चर ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटोज एग। ग्लोबिन फीमेल मॉस्किटो मादा मच्छर के अंडे कि बाह्य आवरण बनाने में सहायक है। ग्लोबिन प्रोटीन मादा मच्छर के अंडे का बाह्य आवरण बनाने में सहायक है। ध्यान दीजिए, मनुष्य को केवल मादा मच्छर काटते हैं, मनुष्य को नर मच्छर नहीं काटता है। मादा मच्छर क्यों काटता है, मादा मच्छर इसलिए काटता है कि उसके शरीर में जो एग बनता है प्रेगनेंसी टाइम में, मादा मच्छर के अंदर जो एग बनना है, उस एग की आउटर कवरिंग बनने के लिए क्या चाहिए, ग्लोबिन प्रोटीन चाहिए। और ग्लोबिन किससे मिलेगी, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रेजेंट है, तो इस ग्लोबिन का फंक्शन क्या है, आल्सो हेल्प इन स्ट्रक्चर ऑफ आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बाह्य आवरण, तो ये मादा मच्छर के अंडे का बाह्य आवरण बनाने में सहायक है। हीमोग्लोबिन मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिन मापने के लिए कौन से एसिड का प्रयोग करते हैं, HCl। हीमोग्लोबिन मापने वाला यंत्र क्या है, हीमोग्लोबिनोमीटर, और मापने के लिए कौन से एसिड का प्रयोग करते हैं, HCl। मेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना पाया जाना चाहिए, लगभग 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन को मापने की इकाई क्या है, हीमोग्लोबिन को मापने की इकाई क्या है, हीमोग्लोबिन को मापने की इकाई है, ठीक है, ग्राम प्रति डेसीलीटर। मेल के अंदर कितना पाया जाना चाहिए, 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। फीमेल में कितना होना चाहिए, 10 से 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और एक न्यूबॉर्न जो होता है, नवजात बच्चा जो होता है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन उस बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, लगभग 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एक नवजात बच्चे में हीमोग्लोबिन लगभग कितना होना चाहिए, 14 से 18 ग्राम प्रति डेसी। इतना क्यों होना चाहिए, सोचने की बात है, नवजात बच्चे में हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी ज़्यादा क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में सहायक है। हम सांस लेते हैं, हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। हम सांस छोड़ते हैं, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। सांस लेते हैं तो कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन। सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर के अंदर कौन करेगा, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर में कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। नवजात बच्चे में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नवजात बच्चे को मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी सांस के माध्यम से मिलती है, वो सांस लेता है। नवजात बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है, इसलिए नवजात बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 150 बार। नवजात बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। और एक वयस्क का हृदय कितनी बार धड़कता है, एक वयस्क का हृदय 72 बार धड़कता है। नवजात बच्चे का हृदय कितनी बार धड़कता है, 150 बार। एक वयस्क का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। नवजात का हृदय 150 बार किस लिए धड़कता है, क्योंकि बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है।
जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, जल्दी जल्दी सांस छोड़ रहा है। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होना है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होना है तो कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। इसलिए नवजात बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। एक नवजात बच्चे के अंदर हड्डियाँ कितनी होती हैं, 300। एक वयस्क के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। नवजात बच्चे में कितनी हड्डियाँ, 300। एक वयस्क के अंदर कितनी हड्डियाँ, 206। 300 हड्डियाँ जुड़ जुड़ के कितनी बनेंगी, 206। ज्वाइंट बनेंगे तो कितनी बनेंगी टोटल, 206। उन हड्डियों को जो जोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी बेसिकली किससे मिल रही है बच्चे को, ऑक्सीजन से मिल रही है। और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उसे क्या चाहिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट केस ध्यान दीजिए। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि पैदा होने वाले हर बच्चे को 2 साल में एक बार पीलिया रोग अवश्य होता है, क्यों। पैदा होने वाले हर बच्चे को 2 साल में एक बार पीलिया रोग अवश्य होता है, क्यों। जॉन्डिस या एनीमिया पैदा होने वाले हर बच्चे को होता है। या तो क्या होगा, प्रेगनेंसी टाइम में बता देंगे, या तो क्या है, प्रेगनेंसी टाइम के अंदर बच्चे को बता दिया जाता है पीलिया, या फिर जस्ट आफ्टर बर्थ बता देंगे बच्चे को पीलिया, या फिर आने वाले 2 साल में एक बार उसको पीलिया रोग अवश्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर आयरन खनिज लवण नहीं होता। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो माँ के दूध में कौन सा खनिज लवण नहीं पाया जाता, माँ के दूध में आयरन खनिज लवण नहीं पाया जाता। तो आयरन खनिज लवण नहीं होने की वजह से उस बच्चे के अंदर पीलिया रोग, ठीक है, 2 साल में एक बार अवश्य होता है। दोबारा देख लीजिए, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीम आयरन के कारण खून का रंग लाल होता है। ग्लोबिन प्रोटीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की स्ट्रक्चर बनाने में सहायक है, मतलब आपके रक्त कणिकाएं हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाने में सहायक है। ग्लोबिन आल्सो हेल्प इन आउटर कवरिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो एग। मादा मच्छर के अंडे का बाह्य आवरण बनाने में सहायक है। मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। फीमेल के अंदर होना चाहिए 10 to 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और एक नवजात बच्चे में होना चाहिए 14 to 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन मापने वाले यंत्र का नाम है हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिन मापने के लिए कौन से एसिड का यूज करेंगे, HCl। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड बॉडी। शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर ने। कार्ल लैंडस्टेनर ने जो ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दिया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेसिकली ये ओ नहीं होता, ये है जीरो, AB 0 होता है ये, लेकिन ये 0 इंग्लिश अल्फ़ाबेट O की तरह लिखा जाता है, इसलिए हम इसको ABO सिस्टम बोल देते हैं। अदरवाइज O को हम क्या बोलते हैं, नल ग्रुप बोलते हैं। O को क्या बोला जाता है, नल ग्रुप, 0 ग्रुप। O क्या होता है, 0 ग्रुप होता है, नल ग्रुप होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, सैंपल देते हो, डॉक्टर क्या काम करता है जी, ब्लड टेस्ट करता है, ब्लड ग्रुप बताता है। तो वो कितने ब्लड ग्रुप के लिए टेस्ट करता है, 3 के लिए करता है। 3 कौन कौन से अपने पास, A, B और AB। जिसका कोई ब्लड ग्रुप नहीं है उसका ग्रुप क्या है, उसका ग्रुप है 0 ग्रुप। उसको क्या बोल दिया गया, O ग्रुप बोल दिया गया। बेसिकली वो क्या होता है, बेसिकली होता है जी 0 ग्रुप। अब कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, हमारे ब्लड में एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में है। एंटीजन प्रोटीन 2 टाइप्स की होती है, A और B। एंटीजन का काम क्या है, एंटीजन का काम है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीजन का काम है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीजन 2 टाइप की होती हैं, A और B। डॉक्टर ब्लड में बेसिकली एंटीजन चेक करता है। जिसके ब्लड में टाइप A एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप A होगा। जिसके ब्लड में टाइप B प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप B होगा। जिसके ब्लड में दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। और जिसके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप O होगा। कई बार क्वेश्चन ये बना देता है कि O में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। AB में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, AB में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, A और B। ठीक है, ब्लड ग्रुप B में कौन सा एंटीजन है, B। ब्लड ग्रुप A में कौन सा एंटीजन है, A। अब एंटीजन एंटीबॉडीज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत हैं।
एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी है, बी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी, ए। दोनों एंटीजन हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होंगी। दोनों एंटीजन हैं यहाँ पे ए बी के अंदर, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए और बी। ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, दोनों पाई जाती हैं, ए और बी। एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी हेल्प्स टू इंक्रीज इम्यूनिटी पावर। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हैं। एंटीबॉडीज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। फिर बात आती है कैन डोनेट, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का ब्लड ग्रुप ए है, तो ए वाला किस किस को डोनेट कर सकता है। तो जो बेसिकली डोनेट किया जाता है वो आपके पास एंटीजन होता है, जो डोनेट किया जाता है वो होता है एंटीजन। तो ए एंटीजन डोनेट करेगा ये, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है, ए। इसने कौन सा एंटीजन डोनेट किया, ए। तो ये ए एंटीजन जिसके भी शरीर में जाएगा उसके शरीर में ऑलरेडी ए होना चाहिए। ए एंटीजन उसके शरीर में ऑलरेडी होना चाहिए, ताकि ये जब उसके शरीर में जाएगा तो उस ए के अंदर क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, एक नई क्वालिटी क्रिएट ना करे, ठीक है, उसके अंदर अंतर ना आए। तो ए एंटीजन के अंदर मिक्स हो जाए। तो ए वाला किसको डोनेट करेगा, जिसके पास ए ऑलरेडी हो। बाकी और कुछ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए तो हो। तो ए वाला किसको डोनेट करेगा, जिसके पास ए हो। तो ए वाला ए को डोनेट कर देगा और ए बी को डोनेट, ए बी के पास दोनों है, ए भी है और बी भी है, तो इसका ए इस ए के अंदर मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मान लीजिए ए वाले ने बी वाले को ब्लड डोनेट कर दिया, इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास एंटीजन बी है, इसके पास एंटीजन ए और इसके पास एंटीजन बी है। इसका ए एंटीजन जब इसके बी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे, वेरिएंट बन जाता है, अंतर बन जाता है, बदलाव बन जाता है, और इसके साथ प्रॉब्लम आने की स्थिति बन जाती है। ए वाले ने अगर बी वाले को ब्लड डोनेट कर दिया तो स्टार्टिंग एक आध यूनिट से शायद कोई दिक्कत ना आए, हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन हो, लेकिन अगर ज़्यादा डोनेट कर दिया जाता है तो इस गेनर की, जिसके शरीर में ये ब्लड गया है, उसकी डेथ भी हो सकती है। बी वाला किस किस को डोनेट करेगा, जिसके पास ऑलरेडी बी हो। बी किसके पास है, बी के पास और ए बी के पास है। ए बी वाला किसको डोनेट करेगा, ए बी वाले के पास कौन से एंटीजन है, ए और बी दोनों एंटीजन है, तो ये किसको डोनेट करेगा, जिसके पास दोनों एंटीजन हो। दोनों एंटीजन किसके पास है, ए बी के पास है। ओ वाला, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो सभी को डोनेट कर सकता है, ए बी को भी, ए को भी, बी और ओ सभी को डोनेट कर सकता है। कैन गेन, फिर बात आती है कैन गेन, कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। यहाँ से देख लीजिए आप कि ए वाले ने किस किस को ब्लड दिया हुआ है, ए वाले ने ए को और ए बी को, बी वाले ने बी को और ए बी को, ए बी वाले ने ए बी को, ओ वाले ने ए बी को भी दिया हुआ है, ए को भी, बी को भी और ओ को भी। तो ए को ब्लड किस किस ने दिया, ए को ब्लड किस किस ने दिया, ए को ब्लड ए ने दिया हुआ है, कैन डोनेट, ए ने ए को ब्लड दिया हुआ है, ओ ने ए को ब्लड दिया हुआ है, बाकी ने तो नहीं दिया ना। तो ए ब्लड किस किस से ले सकता है, ए से और ओ से। सेम एंटीजन लेगा तो सेम एंटीजन लेगा, नहीं तो उसके पास एंटीजन ही नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट से ब्लड लेगा जिसके पास या तो सेम एंटीजन हो या फिर एंटीजन हो ही ना। तो ए वाला किससे लेगा, ए से या फिर ओ से। बी वाला किससे लेगा, बी से या फिर ओ से। ए बी वाला सभी से ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, कोई भी एंटीजन मिल जाओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ओ जिसके पास कोई एंटीजन है उससे भी ये ले लेगा। ओ वाला किससे लेगा, केवल ओ से। ब्लड ग्रुप ओ केवल किससे ले सकता है, ओ से। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो आपका बी है। बी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे नेक्स्ट उसमें डिस्कशन करेंगे स्लाइड में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के केस में आएंगे तो बी पॉजिटिव जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या है जी, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सर्वव्यापी रक्त समूह इसको बोला जाता है बी पॉजिटिव को।
ए बी कैसा है? ए बी है जी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी सभी से ब्लड ले सकता है। ओ क्या है? ओ ब्लड सभी को दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसको माना जाता है? ओ को। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी। ध्यान दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव का केस क्या है उसको हम आगे देखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है उसको आगे देखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का जो केस आया था वो उसको बोलते हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, रेहिसियस फैक्टर, रेहिसियस फैक्टर। इस फैक्टर की खोज किसने की थी? 1940 के अंदर कार्ल लैंडस्टेनर और विनर ने इसकी खोज की थी। 1940 में कार्ल लैंडस्टेनर और विनर ने आर एच फैक्टर की खोज की थी। आर एच क्या है? आर एच एक एंटीजन है जो सबसे पहले रेहिसियस मंकी के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। आर एच एंटीजन कहाँ से आया? आर एच एंटीजन रेहिसियस मंकी से आया है। रेहिसियस मंकी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। आर एच फैक्टर की खोज कौन से देश में हुई? कौन से देश के अंदर की गई थी? साउथ अफ्रीका में। कौन से मंकी से की गई थी? रेहिसियस प्रजाति से। आर एच कितने प्रकार का होता है? आर एच एंटीजन कितने प्रकार का होता है? आर एच एंटीजन 5 प्रकार का होता है। आर एच एंटीजन कितने प्रकार का है? आर एच एंटीजन 5 प्रकार का है। कौन कौन से? कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। आर एच एंटीजन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, आर एच एंटीजन 5 प्रकार का होता है। तो ये आर एच एंटीजन जो है, आर एच एंटीजन कितने टाइप का होता है? आर एच एंटीजन 5 टाइप्स का होता है। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। ठीक है, मनुष्य के अंदर कौन सा टाइप पाया जाता है? डी टाइप पाया जाता है। मनुष्य में आर एच एंटीजन कौन सा है? डी टाइप। आर एच डी टाइप हमारे अंदर पाया जाता है। अगर किसी के शरीर में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, किसी के अगर ब्लड में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। लगभग 80% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिए, लगभग 80% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। आर एच क्या है? आर एच एक प्रकार की प्रोटीन है, आर एच एक प्रकार का एंटीजन है। आर एच एक प्रकार की प्रोटीन है, आर एच एक प्रकार का एंटीजन है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर आर एच फैक्टर अब्सेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा और अगर अब्सेंट है तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब आर एच फैक्टर का सीन क्या है? ये कहाँ पे अपना रोल प्ले करता है? एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस। एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कपल का ब्लड ग्रुप, अगर किसी उसका कपल के अंदर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है जी पॉजिटिव और वाइफ का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, किसी कपल में हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव और वाइफ का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, ए बी ओ कुछ भी हो, ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये जो थे आपके पास ब्लड ग्रुप, हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया था कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब बात आई है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव केस की। नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसका होगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका होगा? नेगेटिव किसका होगा? पॉजिटिव किसका होगा? उसके लिए बात आती है आर एच फैक्टर की। अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, और अगर आर एच फैक्टर अब्सेंट है तो फिर ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। सिर्फ ध्यान ये देना है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए वाला ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। पॉजिटिव फैक्टर नेगेटिव फैक्टर को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इसके शरीर में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके अंदर आर एच अब्सेंट है। जब पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट किया तो एक नया एंटीजन इसके शरीर में चला जाता है जो यहाँ जाके किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। क्या कुछ इन्फेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेकआउट करेंगे। आगे जब भी इस टाइप का कोई टॉपिक बनता है तो उसमें हम इसको देख लेंगे डिटेल स्टडी। यहाँ से सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ। अब ओ पॉजिटिव या फिर ओ जो नेगेटिव, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, तो फिर यूनिवर्सल डोनर कौन बनेगा? यूनिवर्सल डोनर बनेगा ओ नेगेटिव, ये सभी को डोनेट कर सकता है।
नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को कर सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को कर सकता है, लेकिन बस ध्यान रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। तो एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फैटालिस क्या है? अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इस केस में जो पहला बच्चा है वो पहला बच्चा जिंदा रहेगा। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इनका पहला बच्चा जिंदा रहेगा। सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फैटालिस मतलब क्या है कि इस RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, RH फैक्टर के इन्फेक्शन की वजह से एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। पहला बच्चा जिंदा रहेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी या तो पैदा ही नहीं होंगे या तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो उसके बाद दिक्कत आ सकती है, मिसकैरेज हो सकता है या उस एम्ब्रियो की डेथ हो सकती है। तो एम्ब्रियो की अगर डेथ होती है तो उसको बोला गया था एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फैटालिस। एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फैटालिस, फैटल शब्द किसके लिए होता है? एम्ब्रियो के लिए। तो उसकी डेथ हो जाती है, एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फैटालिस। ठीक है, तो क्यों हुआ ये हुआ RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सीन क्या था? ठीक है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मेल केस से क्या आया? स्पर्म आया। फीमेल के अंदर क्या है? ओवा है। तो मेल से जो स्पर्म आया है, स्पर्म भी हमारा किससे बनता है? जो स्पर्म बनता है जो ब्लड से। तो इस स्पर्म के थ्रू फीमेल के अंदर ये RH फैक्टर की मात्रा इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब RH एंटीजन फीमेल के अंदर जाता है, RH एंटीजन जब इस फीमेल के अंदर जाता है, और इस एम्ब्रियो का फूड क्या होता है प्रेगनेंसी टाइम में? एम्ब्रियो का फूड होता है एम्ब्रियो का फूड क्या है जी? मदर ब्लड। बच्चे का भोजन क्या है प्रेगनेंसी टाइम में? बच्चे का भोजन क्या होता है? माँ का खून। बच्चा 9 महीने क्या पीता है? माँ का खून पीता है। बच्चे का भोजन क्या है जी प्रेगनेंसी में? माँ का खून। किसी की माँ ने दुखी होकर कहा होगा तूने सारा खून पी लिया। बच्चे का भोजन क्या होता है? माँ का खून होता है। ठीक है, तो जब बच्चे का भोजन माँ का खून है, बच्चे का भोजन माँ का खून है, तो उस केस में इस RH फैक्टर के जो इन्फेक्शन की वजह से, मतलब इसको क्या बोल दिया? RH इनकम्पैटिबिलिटी, और उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। एम्ब्रियो की डेथ होना क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फैटालिस। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही है। इससे आगे की डिटेल हम आगे करेंगे। ठीक है, हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल, हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। इसमें हम NCERT बुक्स का अध्ययन करेंगे, हरियाणा ज्ञान दर्शन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसमें हम बुक्स कौन सी? NCERT स्पेशली, और उनके MCQ को पढ़ेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं और आपके एकेडमिक पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो के लिए मैं मुकेश कुमार आप सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बस एक कोशिश कर लेना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन फैक्टर बन सके। टारगेट होना चाहिए ना, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? टारगेट चाहिए। टारगेट कैसे बनेगा? मोटिवेशन से बनेगा। मोटिवेशन कैसे आएगी? मोटिवेशन आएगी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।